आज की हमारी इस गहन चर्चा में हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जिसे लेकर लोगों की राय बहुत ही बटी हुई है। मेरा मतलब है रॉबर्ट ग्रीन की द 48 लॉज ऑफ पावर। हाँ, ये एक ऐसी किताब है जिसे कुछ लोग एकदम मास्टरपीस मानते हैं और कुछ लोग इसे एक बहुत ही खतरनाक और मैनिपुलेटिव गाइडबुक की तरह देखते हैं। बिल्कुल। लेकिन आज हमारा मकसद इस पूरी किताब का कोई साधारण सा सारांश देना नहीं है। आज हम इसके सबसे पेचीदा और मनोवैज्ञानिक रूप से दिलचस्प हिस्से पर गहराई से बात करेंगे। यानी नियम 12 या लॉ 12। सही कहा। और हमारी इस चर्चा का आधार होंगे नेट इलियासन जैसे विश्लेषकों के नोट्स और लूसियो बुफालमानो की कड़ी आलोचनाएं, ताकि हमें एक संतुलित नजरिया मिल सके। ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये नियम कहता है कि अपने विरोधी को निहत्था करने के लिए चुनिंदा ईमानदारी और उदारता का उपयोग करें। सुनने में आसान लगता है पर है बहुत जटिल। बहुत ज्यादा। असल में इस नियम को समझना मानव मनोविज्ञान की एक बहुत गहरी परत को उधेड़ने जैसा है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस मनोवैज्ञानिक भूल भुलैया के सबसे गहरे हिस्से में उतरते हैं। असल में इंसान स्वभाव से ही हर नई स्थिति में थोड़ा रक्षात्मक या कह लीजिए डिफेंसिव होता है। बिल्कुल। नेट इलियासन के नोट्स में ये बात बहुत अच्छे से समझाई गई है। हमारा दिमाग हमेशा किसी भी खतरे को भांपने के लिए स्कैन करता रहता है, खासकर जब हम किसी अजनबी से मिलते हैं या फिर किसी ऐसे इंसान से जिसके साथ हम किसी तरह की प्रतिस्पर्धा में हैं। हाँ, उस वक्त हमारे मन में एक रक्षा कवच तना होता है। हम उम्मीद करते हैं कि सामने वाला अपने फायदे के लिए कोई चाल चलेगा। और यहीं पर ये नियम एक हथियार की तरह काम करता है। मतलब जब सामने वाला अचानक से कोई अपनी गलती मान ले या कोई बहुत अप्रत्याशित उदारता दिखाए तो क्या होता है? वो रक्षा कवच अचानक से गिर जाता है। एकदम सही। मतलब आप उम्मीद कर रहे थे कि वो कोई चाल चलेगा और उसने ईमानदारी दिखा दी। और यही तो वो स्मोक स्क्रीन है। मनोविज्ञान में इसे कॉग्निटिव डिसोनेंस को तोड़ने का तरीका भी कहते हैं। जैसे मान लीजिए ऑफिस में कोई व्यक्ति है जिसने हाल ही में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट खराब कर दिया हो। हाँ, और अगले दिन वो सबके लिए डोनट्स और कॉफी ले आए। अरे हाँ, ये डोनट्स वाला उदाहरण एकदम सटीक है। लोग अचानक उसकी उस बड़ी गलती को भूलकर सोचने लगते हैं कि ये इंसान तो बहुत अच्छा है, शायद हमने इसके बारे में गलत सोचा था। हमारा दिमाग भ्रमित हो जाता है। वो नई जानकारी को प्रोसेस करने में इतना उलझ जाता है कि अपनी पुरानी सतर्कता को पूरी तरह भूल जाता है। बिल्कुल। और नेट इलियासन इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि ये ईमानदारी बिल्कुल स्वाभाविक और महंगी लगनी चाहिए। मेरा मतलब है कॉस्टली। कॉस्टली से आपका मतलब है कि सामने वाले को ही लगना चाहिए कि इस ईमानदारी से आपको सच में कोई नुकसान हो रहा है। एकदम सही कहा आपने। अगर आप कोई ऐसी बात स्वीकार करते हैं जिससे आपका थोड़ा सा नुकसान दिख रहा हो तो सामने वाला उसे 100% सच मान लेता है। क्योंकि कोई अपना नुकसान करके झूठ क्यों बोलेगा भला। और बस एक बार ये विश्वास कायम हो गया तो रॉबर्ट ग्रीन के अनुसार आपका शिकार निहत्था हो चुका है। अब आप उस एक सच के पीछे अपने 10 झूठ आसानी से छुपा सकते हैं। ये तो मुझे इतिहास के उस मशहूर ट्रोजन हॉर्स की याद दिलाता है। ट्रोजन हॉर्स का एनालॉजी, हाँ, ये बहुत प्रासंगिक है यहाँ, है ना? वो विशाल लकड़ी का घोड़ा जो दिखने में तो एक बहुत ही आकर्षक और शांत उपहार था, पर उसके अंदर विनाशकारी सैनिक छिपे थे। बिल्कुल। यहाँ जो अचानक दिखाई गई उदारता है वो बिल्कुल उसी ट्रोजन हॉर्स की तरह काम करती है। ये सिर्फ सामने वाले को आकर्षित करने का तरीका नहीं है, बल्कि उनके अहंकार को सहलाने की कला है। हाँ, जब आप किसी के प्रति उदारता दिखाते हैं तो आप अनजाने में उनके ईगो को संतुष्ट कर रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि वे इतने महत्वपूर्ण हैं कि उनके साथ इतनी अच्छी तरह पेश आया जा रहा है। और मुझे लगता है कि जब इंसान का अहंकार संतुष्ट होता है तो उसकी तार्किक सोच सबसे निचले स्तर पर आ जाती है। यही शक्ति का खेल है। पर इसमें परसेप्शन यानी धारणा और सही समय का चुनाव बहुत जरूरी है। अगर आप हमेशा ही उदार रहेंगे तो लोग आपको बेवकूफ भी समझ सकते हैं। सही बात है। ये हावी होने के बारे में नहीं है, ये आत्मनियंत्रण और सही समय के चुनाव का खेल है, जैसे कॉर्पोरेट नेगोशिएशन में होता है। कॉर्पोरेट नेगोशिएशन में ये एक बहुत ही क्लासिक चाल है। मैंने कई बार पढ़ा है कि डील की शुरुआत में कोई एक पक्ष अपनी एक छोटी सी कमी खुद ही उजागर कर देता है। हाँ, मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर वेंडर अपनी पिच दे रहा है और शुरुआत में ही कह दे कि देखिए हमारा ये फीचर अभी प्रतिद्वंद्वियों जितना एडवांस नहीं है। ये सुनते ही क्लाइंट के दिमाग में घंटी बजती है कि ये वेंडर तो बहुत पारदर्शी है और उसका सारा शक खत्म हो जाता है। और यहीं से असली खेल शुरू होता है। उस छोटी कमी को मान लेने के बाद वो वेंडर कीमत को लेकर जो भी दावे करेगा, क्लाइंट उस पर आसानी से भरोसा कर लेगा। क्लाइंट सोचेगा
कि जो अपनी कमी खुद बता रहा है वो कीमत में झूठ क्यों बोलेगा। एकदम सही। और इसीलिए ग्रीन का ये नियम इतना प्रभावी माना जाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। क्या सवाल? ये सब सुनने में तो मास्टरमाइंड लेवल की रणनीति है, पर क्या आज के समय में लोग इतने भी बेवकूफ हैं? आपका मतलब है कि अगर कोई बार बार ये चयनात्मक ईमानदारी इस्तेमाल करे तो क्या लोग समझ नहीं जाएंगे? बिल्कुल। और जब मैं आज के रिसर्च नोट्स और लूसियो बुफालमानो की आलोचनाएं पढ़ रही थी तो मुझे इस किताब के अंदर ही एक बहुत बड़ा विरोधाभास देखा। विरोधाभास? आप किस विशिष्ट नियम की बात कर रही है? इसी किताब का 5वां नियम। 5वां नियम कहता है कि अपनी प्रतिष्ठा की जान से ज्यादा रक्षा करें। गार्ड योर रेपुटेशन विद योर लाइफ। ग्रीन खुद कहते हैं कि आपकी प्रतिष्ठा आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। हाँ, लेकिन फिर ये 12वां नियम आता है जो आपको धोखे का एक जाल बुनने को कह रहा है। क्या ये अपनी सबसे बड़ी संपत्ति को नष्ट करने का जोखिम उठाना नहीं है? यह एक बहुत ही शानदार ऑब्जर्वेशन है और लूसियो बुफालमानो अपनी आलोचना में ठीक इसी बिंदु पर प्रहार करते हैं। मुझे भी यही लगा था। बुफालमानो स्पष्ट रूप से बताते हैं कि ग्रीन के ये नियम अक्सर वैक्यूम में काम करते हैं। वास्तविक दुनिया में ये चयनात्मक ईमानदारी का खेल अल्पकालिक फायदे के लिए दीर्घकालिक प्रतिष्ठा को दांव पर लगाने जैसा है। उनके नोट्स में एक लाइन है जिसने मेरा ध्यान सबसे ज्यादा खींचा। झूठ जमा होते जाते हैं। लाइज एक्यूमुलेट। हाँ, ये बहुत गहरी बात है। आप एक झूठ को छुपाने के लिए सच बोलते हैं, फिर उस सच को सच बनाए रखने के लिए कहानी गढ़ते हैं। ये एक अंतहीन सिलसिला बन जाता है। इंसान का दिमाग कितने झूठ याद रख सकता है? अंततः कहीं ना कहीं कोई धागा छूट ही जाता है। और जब वो धागा छूटता है तो सच्चाई सामने आती है। और बुफालमानो यही समझाते हैं कि जब किसी की इस चालाकी का भांडा फूटता है तो परिणाम बहुत विनाशकारी होते हैं। समाज में या कार्यक्षेत्र में उस व्यक्ति की पहचान हमेशा के लिए एक धोखेबाज या मैनिपुलेटर के रूप में बन जाती है। और एक बार मैनिपुलेटर का ठप्पा लग गया तो वो जीवन भर नहीं छूटता। फिर चाहे वो व्यक्ति सच में भी कोई उदारता दिखाए, लोग हमेशा उसमें छिपी हुई चाल ही ढूंढेंगे। ये तो अपनी ही खोदी हुई कब्र में गिरने जैसा है। बिल्कुल। यही कारण है कि बुफालमानो इस बात के लिए आलोचना करते हैं कि किताब हेर फेर वाली रणनीतियों को बहुत बड़ा चढ़ाकर पेश करती है। पर ये भूल जाती है कि सच्ची शक्ति उच्च गुणवत्ता वाले संबंधों से आती है। हाँ, प्रामाणिक आत्मविकास से आती है। अगर कोई महत्वाकांक्षी व्यक्ति लगातार लोगों को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करेगा तो अंत में वो बिल्कुल अकेला रह जाएगा। ये बहुत ही प्रैक्टिकल बात है। अगर मैं हमेशा लोगों के साथ चेस खेल रही हूँ तो मेरे आसपास कभी ऐसे दोस्त नहीं होंगे जो मुश्किल वक्त में मेरे साथ खड़े हों। आपके आसपास केवल वो ही लोग होंगे जो खुद आपके साथ चेस खेल रहे होंगे। उफ, ये एक बहुत ही खतरनाक स्थिति है। जब आप हर रिश्ते को एक पावर डायनामिक के रूप में देखते हैं तो आप कभी किसी पर भरोसा नहीं कर पाते। और बिना भरोसे के कोई भी सफलता लंबे समय तक टिक नहीं सकती। शॉर्ट टर्म में आप शायद कोई डील क्रैक कर लें, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप विश्वसनीयता खो देते हैं। तो फिर एक बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर ये नियम इतना ही जोखिम भरा है तो हम इस पर इतनी गहराई से बात क्यों कर रहे हैं? इसकी वास्तविक दुनिया में क्या प्रासंगिकता है, यही ना? हाँ, हमें ये सब जानने की क्या जरूरत है? इसकी प्रासंगिकता बहुत अधिक है, पर इसके उपयोग के तरीके में अंतर है। जैसा कि हमारी रिसर्च भी संकेत देती है, ज्ञान अपने आप में पूरी तरह से तटस्थ होता है, न्यूट्रल होता है। मतलब ये एक टूल किट है। एकदम सही। इस 12वें नियम के बारे में जानना इसलिए जरूरी नहीं है कि आप बाहर जाकर अपने दोस्तों को धोखा देना शुरू कर दें। ये इसलिए जरूरी है ताकि आप खुद को दूसरों की चालाकी से बचा सकें। ये आपके लिए एक ढाल होनी चाहिए, तलवार नहीं। इसे हम डिफेंसिव एप्लीकेशन कह सकते हैं। ये नजरिया बहुत महत्वपूर्ण है। डिफेंसिव एप्लीकेशन। जब हमें पता होता है कि अचानक दिखाई गई उदारता किसी की सोची समझी चाल हो सकती है तो हम पैटर्न रिकॉग्निशन में माहिर हो जाते हैं। बिल्कुल। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिस पर आपको हमेशा से संदेह रहा है वो अचानक बहुत अच्छा व्यवहार करे तो आप तुरंत अपना रक्षा कवच नहीं गिराएंगे। मैं एक कदम पीछे हटकर स्थिति का मूल्यांकन कर सकती हूँ। मैं खुद से पूछ सकती हूँ कि कहीं ये कोई स्मोक स्क्रीन तो नहीं है। ये जागरूकता किसी को भी ऑफिस पॉलिटिक्स या जटिल व्यावसायिक वार्ताओं में अंधाधुंध विश्वास करने से बचाती है। यानी जब आप इन मनोवैज्ञानिक रणनीतियों को समझ लेते हैं तो आपको आसानी से शिकार नहीं बनाया जा सकता। आप खेल को बाहर से देख पाते हैं। और यही इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा फायदा है। और मुझे लगता है कि ये चर्चा असली शक्ति की परिभाषा को भी रेखांकित करती है। किताब का शीर्षक ही शक्ति पर है, लेकिन सच्ची शक्ति आती कहाँ से है? बुफालमानो और कई आधुनिक मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि सच्ची शक्ति लोगों को भ्रमित करने में नहीं बल्कि प्रामाणिकता में है। ऑथेंटिसिटी।
जो लोग पारदर्शी होते हैं और अपनी गलतियों को सच में स्वीकार करते हैं, वे एक ऐसा नेटवर्क तैयार करते हैं जो संकट के समय उनके साथ खड़ा होता है। ये हेरफेर से बनाए गए साम्राज्य और भरोसे से बनाए गए साम्राज्य के बीच का अंतर है। हेरफेर वाला साम्राज्य हमेशा ताश के पत्तों के महल की तरह होता है। आप हमेशा इस डर में जीते हैं कि कब कोई हवा का झोंका आएगा और सच्चाई सामने आ जाएगी। लेकिन जो संबंध भरोसे पर टिके होते हैं, वे आंधी में भी मजबूती से खड़े रहते हैं। तो अगर हम इस पूरी चर्चा के निष्कर्ष की बात करें, तो रॉबर्ट ग्रीन का 12वां नियम हमें एक असुविधाजनक सच्चाई से रूबरू कराता है कि इंसान का दिमाग अचानक दिखाई गई अच्छाई के सामने अपने सारे तर्क भूल सकता है। चुनिंदा ईमानदारी वास्तव में किसी को भी निहत्था कर सकती है। लेकिन जैसा हमने नेट इलियासन और लूसियो बुफालमानो के नोट्स में देखा, यह एक दोधारी तलवार है। ये अल्पकालिक जीत दे सकती है, पर अक्सर इसकी कीमत साख और विश्वसनीयता के रूप में चुकानी पड़ती है। और आज की दुनिया में जहां हर कोई सफलता का शॉर्टकट ढूंढ रहा है, क्रिटिकल थिंकिंग का होना बहुत जरूरी है। हमें उन रणनीतियों को आंख मूंद कर स्वीकार नहीं करना चाहिए जो शक्ति का दावा करती हैं। हमें उनके दीर्घकालिक परिणामों को भी देखना चाहिए। ये एक बहुत ही संतुलित दृष्टिकोण है। इस चर्चा ने वास्तव में सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हम अपने जीवन में किस तरह की शक्ति की तलाश कर रहे हैं। और इसी के साथ हम अपनी इस गहन चर्चा के अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं। लेकिन जाने से पहले मैं एक विचार यहाँ छोड़ना चाहती हूँ जिस पर सोचना बहुत दिलचस्प होगा। जरूर बताइए। जब हम इन रणनीतियों को गहराई से देखते हैं तो कई बुनियादी सवाल सामने आते हैं। बिल्कुल, सवाल यह है कि स्रोत सामग्री हमें सिखाती है कि शक्ति पाने के लिए सामने वाले की धारणा यानी परसेप्शन को नियंत्रित करना जरूरी है। लेकिन जरा सोचिए, अगर एक इंसान अपना पूरा जीवन केवल अपनी असली नीयत को छिपाने, अपने हर कदम को शतरंज की चाल की तरह नापने तौलने और हर रिश्ते में एक रणनीतिक ईमानदारी का मुखौटा पहनने में बिता देता है, तो क्या वो अंततः अपनी ही बनाई हुई इस धोखे की भूल भुलैया में अपना असली वजूद और अपनी सच्ची इंसानियत नहीं खो देता? क्या पूर्ण नियंत्रण पाने की ये अंधी चाहती इंसान को अपने ही बुने हुए जाल का सबसे बड़ा कैदी नहीं बना देती? ये एक बहुत ही गहरा और विचारणीय प्रश्न है। क्या आप नियंत्रण में हैं या नियंत्रण की चाहत आपको नियंत्रित कर रही है? इसी विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इस सवाल को अपने दिमाग में गूंजने दीजिए।